Independence Day special sale. Get a 50% discount on the course. Check our website for more details. तो इसमें आप पढ़ेंगे घर्षण का कारण, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कारण क्या है? तो इसमें कहा गया है कि मुख्यतः तो रफनेस कहा जाता है, सड़क का खुरदरेपन, रफनेस ऑफ बेस, सड़क का खुरदरेपन। कारण में हम भाई आप कर लीजिए। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला जैसे हम लिख रहे हैं, सड़क का खुरदरेपन। तो यहाँ पर जो है रफनेस ऑफ बेस या रूट लिख सकते हैं, या सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस। ये कहा गया है सड़क का खुरदरेपन, सड़क का खुरदरेपन। इस तरह से अगर सड़क में कोई खुरदरेपन है तो काइनेटिक का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में फिर लॉस होता है। इस कारण हम लोग कहते हैं कि घर्षण कार्य कर रहा है। दूसरा, आप ससंजक और आसंजक बल, ससंजक व आसंजक बल। तो इसमें कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, ये कारण बताया गया है ससंजक और आसंजक बल। बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रभाव कम है, तो बड़ा लिखेंगे तो दिखाई देगा। ससंजक और आसंजक बल, ये क्या होता है? तो एक ही पदार्थ के या समान अणुओं या परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, H2O, H2O, तो इसमें ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स होगा। अब इधर एक ग्लास ले लीजिए और एक मरकरी या वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कोई ग्लास का एटम या मॉलिक्यूल है और ये वाटर का है, तो इसको कहा जाएगा विषम अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण, संपर्क तल में आने पर तो आसंजक बल। तो ये कहा गया ससंजक और आसंजक बल के कारण घर्षण की उत्पत्ति होती है। तीसरा, जब कोई ब्लॉक स्लाइड करता है, बेस पर फिसलता है, तो उसमें संपर्क तलों के मध्य विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर जो है विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ड्यू टू relative motion produces opposite charges between contact surface। तो यहाँ पर है ड्यू टू relative motion produces opposite charges between contact are connected surface। तो ये
रीजन दिए गए हैं जिससे कि घर्षण की उत्पत्ति होती है। तो इतना टॉपिक पहले भी हुआ था, आज आप दोबारा लिख लिए हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो घर्षण के कारण में आपने अलग अलग रीजन दिया और उससे सापेक्ष गति का विरोध होता है। ये भी हमने लिखा होगा कि घर्षण गति का नहीं बल्कि सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण गति के लिए सपोर्ट भी करता है, क्योंकि बिना घर्षण के गति संभव नहीं है। तो इसको आप कह सकते हैं कि घर्षण आवश्यक बुराई है, यानी मतलब रहने से ऊर्जा में हानि होगी, अब बिना रहे काम भी नहीं चलेगा। तो इसको कहा जाता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, बिना इसके काम भी नहीं होगा और रहने से ऊर्जा में हानि होता है। तो घर्षण का कारण, अब घर्षण की माप, मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, और फिर घर्षण के प्रकार। तो आप तीसरा ऑपरेटिंग लिखेंगे, घर्षण की माप, घर्षण की माप या मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कहा गया है कि जो फ्रिक्शन है वो अविलंब प्रक्रिया बल के अनुपाती होता है। जिस बेस की प्रतिक्रिया जितना ही अधिक होगी, वहां पर घर्षण का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। घर्षण बल को हम सिंबल दे रहे हैं एफ एफ। एफ मतलब फ्रिक्शन और एफ मतलब फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। तो घर्षण बल किसी तल द्वारा पिंड पर या ब्लॉक पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के अनुपाती होता है। ये देखिए, एफ प्रोपोर्शनल टू एन या म्यू इंटू एन, जहां म्यू को हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं, म्यू को फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कहते हैं। फ्रिक्शन कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक, और एन को नॉर्मल या अविलंब प्रक्रिया, अविलंब प्रक्रिया या नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो हम इसको अगर बेस पर दिखाएं, देखिए एन की वैल्यू वो बेस पर कैसे रखा है उस पर निर्भर करता है, लेकिन म्यू क्या है यहाँ पर जो घर्षण गुणांक है, तो इसके बारे में अगर पूछता है तो म्यू के लिए देखिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई बीमा नहीं होगा, ये नियतांक है। और ये सड़क के खुरदरेपन पर निर्भर करता है, या जो कांटेक्ट है उसका नेचर कैसा है, कांटेक्ट एरिया कितना है, उसका नेचर कैसा है। तो म्यू के बारे में आप कहेंगे नोट करके कि जो बेस है या सरफेस है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कितना रफ है या स्मूथ है। तो म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस एज रफ और स्मूथ। तो घर्षण गुणांक संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क तल की
प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति मतलब कि चिकना या खुरदरा, चिकने या खुरदरेपन, इस पर निर्भर करता है। साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि म्यू का कोई मात्रक या बेमेल सूत्र नहीं होता है, और ये रियल कांटेक्ट सरफेस एरिया पर भी, देखिए एरिया लिखेगा तो मत करिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। घर्षण गुणांक जो है सड़क के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो कांटेक्ट है तो उसके वास्तविक कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि कांटेक्ट ज्यादा आप रखेंगे तो फ्रिक्शन सपोर्ट ज्यादा मिलता है गति के लिए। जैसे देखिए जो स्पीडर गाड़ियां होती हैं उनके टायर जो है ज्यादातर वाइड रखे जाते हैं ताकि स्पीड लेते समय वो बेस को ज्यादा से ज्यादा जकड़ कर या पकड़ कर आगे बढ़े। और इसी तरह से आप फोर व्हीलर कार में भी देखिए कि जो काफी बड़ी और महंगी गाड़ियां उनके व्हील या जो पहिए हैं वो काफी मोटे और चौड़े बेस वाले होते हैं। सामान्यतः छोटी गाड़ियों में जो पहिए होते हैं उनके बेस पतला होता है क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा स्पीड मायने नहीं रखता है या नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से म्यू एक आपको पॉइंट मिल रहा है किस पर, तो रियल कांटेक्ट सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो घर्षण गुणांक डिपेंड्स अपॉन रियल कांटेक्ट सरफेस एरिया। तो हम लिख दे रहे हैं ऊपर घर्षण गुणांक रियल कांटेक्ट सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। वास्तविक संपर्क पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। रियल कांटेक्ट सरफेस एरिया बिटवीन रोड एंड बेस ऑफ टायर, बेस ऑफ टायर, रोड एंड टायर, तो टायर के बेस पर भी डिपेंड करता है। रोड एंड टायर, तो इस तरह से म्यू के बारे में हमने पूरा लिख दिया कि म्यू किस पर डिपेंड करता है और कैसे आप इनको लिख सकते हैं। अब एक फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं जिसमें हम घर्षण कोण और परिणामी घर्षण ये आपको दिखा सकें कि अगर कोई बॉडी उत्तरी तल पर स्थित है तो प्रतिक्रिया बल और घर्षण को कैसे रखा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं घर्षण कोण या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए सबसे पहले ये जो एंगल है हम किसमें लेंगे, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रेजल्टेंट फोर्स, वो आपको बनाने के बाद ही हम डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे कोई ये ब्लॉक है जो रफ सरफेस पर रखा जा रहा है, कोई ब्लॉक है जो रफ सरफेस पर रखा गया है, ये अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो सेंटर ऑफ मास लेते हैं वहीं से गुरुत्व बल को दिखा रहे हैं mg, और इसी पर जो है गति के लिए बल या अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं। लेकिन जो फ्रिक्शन का प्रभाव होता है वो कांटेक्ट सरफेस में रहता है। फ्रिक्शन के लिए हम थोड़ा खुरदरा दिखा रहे हैं, ऐसे बेस को रफ बना कर।
तो ये कांटेक्ट सरफेस में अगर आपने गति इधर लिया है राइट, तो घर्षण का प्रभाव लेफ्ट होगा, ये होगा। अब कोई एक कांटेक्ट पॉइंट लेते हैं, जिधर फोर्स है उसी साइड में हम नॉर्मल को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। जैसे ये नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, जिधर फोर्स है उधर ही शिफ्ट हुआ है। अब ये प्रतिक्रिया बल है, नॉर्मल फोर्स है। तो अब आप देखिए जहां पर ये बेस में कट किया नॉर्मल और ये लाइन जो फ्रिक्शन का है, इन दोनों की एक परिणामी या जो रिजल्टेंट है वो सेंटर ऑफ मास से होकर जाती है। तो इसको हम लोग परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो यदि कोई ब्लॉक घर्षण तल पर स्थित होता है तो घर्षण और अवलंब की प्रतिक्रिया या एक परिणामी घर्षण और To view the entire course video, join the JRS Academy app and get live videos and recorded lectures, notebooks, series, and many more. Take pride in your preparation. Please like and subscribe and press the bell icon for the next video.